हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सो मैकेनिक्स में हम लोग जो है यूनिट फिफ्थ सेंटर ऑफ ग्रेविटी में प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर रहे थे। कुछ और एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट ये आपकी स्टार्ट करेंगे, दैट इज मशीन। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट सिंपल मशीन की। उसके पहले कुछ जो है आपके यूनिट फिफ्थ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे, और होपफुली मैं कल आपको एक पीडीएफ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, वो मैं आपको कल आपके ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग उसको जो है उस पीडीएफ को एक बार देखिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो वो पूछिएगा, और एक तरीके से सेम उसी टाइप के जो है कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि इसके पहले हमने ऐसे सेक्शंस का देखा था, सेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन देखे थे, जहाँ पे क्या करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन का जो क्या नाम है एरिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं, फिर उससे दूसरे सेक्शन को रिड्यूस करके जो रिमेन सेक्शन होता है उसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा जाता है। ठीक है, मतलब कि दो सेक्शन कॉन्जिक्यूटिवली होंगे, एक का दूसरे से एरिया जो है रिड्यूस करके किस तरीके से क्या नाम है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला जाता है, इस पे बेस्ड जो है हम कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे। और क्या नाम है आपका वीडियो सडनली जो है कट हो गया था, तो वही चीज़ें हम आगे से कंटिन्यू करेंगे, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, फिर आपका नेक्स्ट यूनिट जो कि सिंपल मशीन्स हैं उसको हम शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं, कोई क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 28 सेंटीमीटर ऊंचाई के किसी ठोस वृत्ताकार शंकु के छन्नक में, छिन्नक होता है, में 2 सेंटीमीटर व्यास का अक्षीय छिद्र बना हुआ है। मतलब कि एक कोई आपका लंब वृत्तीय शंकु है, अब उसके सेंटर से 2 सेंटीमीटर व्यास का एक जो है होल ड्रिल किया हुआ है। ठीक है, अब छिन्नक है तो मतलब शंकु कंप्लीट नहीं है, ऊपर का पोर्शन नहीं है। ठीक है, कह रहा है शंकु छन्नक का आधार 12 सेंटीमीटर तथा ऊपरी सतह का व्यास 4 सेंटीमीटर है। मतलब कि जो अपर पोर्शन है वो 4 सेंटीमीटर है, चलिए इसको ड्रॉ करते हैं पहले। ठीक है, आपको कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु, लेकिन छिन्नक की बात कर रहा है, तो छिन्नक में क्या होता है, जैसे कि आपका शंकु तो बनना इस तरीके चाहिए। ठीक है, अगर हम 2D व्यू करें, लेकिन जब छन्नक की बात करेगा तो जो कुछ ऊपर वाला सेक्शन है वो आपका इरेज हो जाएगा। है ना, जैसे कि यहां से आप ऐसे ले लीजिए, ये वाला पोर्शन, ये वाला आपका हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब इस शंकु में कह रहा है कि एक क्या नाम है सेंटर से, जो यहाँ पे सेंटर है देखिए, कह रहा है 2 सेंटीमीटर व्यास का अक्षीय छिद्र, यानी कि जो एक्सिस है, मान लीजिए शंकु की एक्सिस हमारी यहाँ से होके बेस से गुजरेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर व्यास का एक होल ड्रिल किया हुआ है। अब आपको ऊपर का जो ये दिया हुआ डायमेंशन है ना, वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊपरी सरफेस का डायमेंशन, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, और आपको ऊंचाई दी हुई है 28 सेंटीमीटर, है ना। तो 28 सेंटीमीटर आपको जो है इसकी क्या नाम है जो छिन्नक दिया हुआ है इसकी ऊंचाई है, यानी कि
ये वर्टिकल हाइट हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 28 दिया हुआ है। ये 4 सेंटीमीटर है और बेस का कह रहा है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर आपका ये हो गया। ठीक है, उसके अलावा अगर छिद्र की बात करें तो कह रहा है 2 सेंटीमीटर का एक होल ड्रिल किया हुआ है ना। तो मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर जो है सेंटर से, मतलब 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर उधर, ये आपका जो है ये पोर्शन ड्रिल कर दिया, मतलब ये रिमूव कर दिया गया है। तो आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से इसको हम, जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन थे उसी पे बेस्ड है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब कह रहा है छिन्नक के गुरुत्व केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब अगर बात करें तो कह रहा है कि ये जो आपका सेक्शन है, जो रिमेन पार्ट है, ये वाला, इसका आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन या सीजी का पोजीशन आप या सेंट्रॉइड की पोजीशन बताइए। ठीक है, तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप कैसे निकालेंगे इसकी। देखिए अगर मान लीजिए ये पॉइंट आप मान लीजिए, चलिए यहीं से ले लेते हैं, मान लीजिए ये आपका ई दिया हुआ है। ठीक है, ये ऊपर वाला पॉइंट आपका ई है, ये पॉइंट। ठीक है, ये आपको बी दिया हुआ है मान लेते हैं, और ये आपका सी मान लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ए है और यहाँ पे आपका डी है। ठीक है, ये आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक तो आपका ये वाला सेक्शन हो गया, इसको हम दूसरी तरीके से हैज कर दे रहे हैं, ये वाला सेक्शन हो गया आपका। ठीक है, यही सेक्शन यहाँ पे भी है और इसी का हमको जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यही रिमेन पोर्शन है, इसी का हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है निकालना है। ठीक है, ये होल का नहीं निकालना, जैसे आपको ये होल दिया हुआ है ना, इसका नहीं निकालना है। तो आइए अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करें, हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर आप बात करेंगे तो एक आप कोण दिख रहा होगा, कोण सी ए डी। ठीक है, ये आपको कंप्लीट कोण दिख रहा होगा सी ए डी। कोण सी ए डी, एक तो ये हो गया आपका, आपके पास एक कोण है। दूसरा कोण आपके पास है छोटा कोण ई बी सी, है ना। कोण ईबीसी। ठीक है, ये आपके पास दो कोण है, तो ईबीसी तो हमारा इंक्लूडेड है नहीं, ये तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, मतलब कि इसको हमें लेना नहीं है, ऑलरेडी रिमूव्ड है।
तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको हमें घटाना है मतलब, है ना। इस बड़े वाले कोण से अगर इस छोटे वाले कोण को घटाएंगे तो ये जो आपको एरिया मिल रहा है बी सी बी ए, ये आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी दिक्कत है, यहाँ पे एक होल है, तो होल वाले का भी हमें घटाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, मान लीजिए ये अगर आपका 28 है, हाइट आपको ये दिया ही हुआ है, इसकी हाइट आपको नहीं पता, तो इसकी हाइट आप वर्टिकल हाइट जो है h मान लीजिए, ठीक है। अब आप अगर इन कोण को कंपैरिजन करें या इनमें देखें तो आपको ये मिलेगा कि इसकी हाइट 28 है, ठीक है। जो आपकी छोटा वाला कोण है नीचे, मतलब कि एक कंप्लीट बड़ा वाला कोण है, और नीचे वाले सेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 28 हाइट मिलेगी। अगर हम h मान लें, तो अगर हम बड़े वाले कोण की बात करेंगे तो हमें ये टोटल हाइट कितनी मिल जाएगी, 28 प्लस h, और जबकि इसका बेस आपको कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है कि ये हो गया आपका 28 प्लस h, ये इसकी कंप्लीट हाइट हो गई अगर इस कोण में हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब वही सिमिलर प्रिंसिपल आपको लगाना कि ये जो ई बी सी कोण है और कोण ई ए डी, ये क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो इनकी जो हाइट होगी 28 प्लस है, और बेस का रेशियो अगर हम लें तो बेस कितना है, 12, ये दूसरे वाले कोण के भी बराबर होगा, ठीक है। दूसरा वाला कोण का क्या है, अगर दूसरे वाले कोण में बात करें तो बेस कितना है, 4, और हाइट आपको नहीं पता है तो h माना है आपने, ठीक है। तो ये h/4। अब यहाँ से आप आसानी से जो है निकाल पाएंगे h, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 28 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 112 प्लस 4h इक्वल टू 12h, तो 8h बराबर 11, यहाँ से आपका आ जाएगा 8h बराबर 112। तो यहाँ से आपको जो हाइट है रिमूव्ड कोण की वो मिल जाएगी, h बराबर आपका कितना आ जाएगा, 8। तो जब आपको ये हाइट मिल गई, अब आप आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हैं कोण का। तो अगर हम बड़े वाले कोण की बात करें और उसका एरिया, तो आपको पता है कोण का एरिया बताया हुआ है 1/3, ओ सॉरी, यहाँ पे एरिया नहीं निकालेंगे क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहे हैं, है ना। ये आपको कोण दिया हुआ है, ना कि प्लेन फिगर दिया हुआ है। तो जब वैल्यूम निकालेंगे तो वैल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, शंकु का वैल्यू है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब r आपको दिया हुआ है, नीचे बेस का जो डायमीटर है वो 12 दिया हुआ है, तो r आपको कितना मिल जाएगा, 6। और h की बात करेंगे तो h हमें 28 प्लस h मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, 20, आपको h भी पता चल गया है, ठीक है। यहाँ पे h का मतलब कंप्लीट हाइट यानी कि टोटल हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से अगर इसके हम CG की बात करें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ CG ऑफ बड़े वाले कोण 1 की, तो यहाँ से CG क्या होता है आपका, ये होता है हाइट कोण 1/4। अब आपको हाइट पता चली गई है 28 प्लस ये हाइट आपको यहाँ से निकली 8, 36, है ना। सॉरी 14, हाँ, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये 8 नहीं है, 1112/8 होगा, तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 1112/8, तो ये हो जाएगा आपका 14।
ठीक है, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा h आपको कितना मिलेगा, ये आपका हो जाएगा 14 प्लस 28। तो यानी कि 42/4। ठीक है, तो 42/4 अराउंड आपका आएगा 10.5। ये आपको CG मिल गया 1 का। इसी तरीके से ये बड़े वाले सर्किल का, इसी तरीके से हम छोटे वाले सर्किल शंकु की बात करेंगे। तो यानी कि ई बी सी, है ना, कोण। तो अब EBC में भी सेम चीज करेंगे। पहले एरिया निकालेंगे πr² से। आर आपको यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, तो एरिया आपकी निकल आएगी, ओ सॉरी वॉल्यूम निकल आएगा 1/3 πr² से। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से हम CG2 निकालेंगे। तो यहाँ पे हाइट हमें कितनी है, 14 है, 14/4 कर देंगे। तो आपको 14/4 करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। लेकिन आपकी हाइट यहाँ से लेनी है ना, आपने एक्सिस कहाँ माना हुआ है, एक्सिस। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक्सिस जो है हमारी, हम ये हो जाएगी हमारी y एक्सिस और ये हो जाएगी हमारी x एक्सिस। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं क्योंकि y के अबाउट हमें सिमेट्री मिल रही है। ठीक है, तो हमें केवल x के अबाउट ही निकालना है y बार। तो अगर बात करेंगे तो यहाँ से हमें x से देखना है ना, तो 28 प्लस दिस हाइट बाई 4। तो आपको इस तरीके से सेकंड का भी मिल जाएगा। अब बात करेंगे होल की, तो होल का एरिया आपको पता है πr² होता है। एक तरीके से सिलेंडर हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि हाइट, उस सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 28। उसके अलावा रेडियस आपको दो, डायमीटर आपको 2 दे रखा है, तो रेडियस 1 हो जाएगी। तो आप सिलेंडर की जो वॉल्यूम है वो आसानी से V3 निकाल पाएंगे। V3 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा πr²h। ठीक है, अब r यहाँ पे कितना है, ये आपका 1 दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो आपको यहाँ पे सिलेंडर होगा उसका आप वॉल्यूम निकालेंगे। इसी तरीके से आप उसका CG निकालेंगे। ठीक है, सॉरी CG ये आपका कितना हो जाएगा, सिलेंडर की हाइट आपकी कितनी है 28, तो 28/2 सिंपली आपका सिलेंडर की हाइट बाई 2 होता है CG। ये आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको मिल गया सब कुछ। अब आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज y बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले जो बड़ा वाला आपका कोण है उसका वैल्यूम यानी कि V1 इंटू CG1। इसमें से आपको V2 CG2 माइनस
V3 Cg3 ये आपको घटा देना है, ठीक है। और अपान में वही V1 वैल्यूम 1 में से वैल्यूम 2 और माइनस वैल्यूम 3 कर देंगे तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है मिल जाएगा। चलिए, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कम्प्लीटली। तो सेम यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। पहले इन्होंने इस कंप्लीट कोण का निकाला हुआ है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर H1। अब H1 28 प्लस H हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे इन्होंने पुट करा तो 504 पाई आया। इसी तरीके से जो छोटा वाला कोण है यानी कि EBC, इसका इन्होंने वैल्यू निकाला तो ये 18.7 आया। हाइट आपने निकाला ही था, दैट इज आपका 14 आया था, ठीक है। वो हाइट यहाँ पे पुट करेंगे। रेडियस आपको बताइए बेस की, डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 हो जाएगी। इसको रखेंगे तो 18.7 पाई के फॉर्म में। उसके बाद इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका ये वाली हाइट और प्लस इस हाइट का बाई 4 है ना, तो ये 28 प्लस 14/4 31.5। इसी तरीके से तीसरे का वैल्यूम यानी कि सिलेंडर का वैल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, आर इसका 2, रेडियस दिया डायमीटर 2 दिया हुआ है तो रेडियस 1 हो जाएगी। इसको पुट करेंगे 28 पाई आएगा वैल्यूम, और जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा वो इसके केस में क्या होता है, हाफ होता है हाइट का। वहां पे क्या होता है, हाइट का 1/4 होता है बेस से, ठीक है। तो यहाँ से आपका वाई बार वही वैल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर लार्जर कोन इंटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट लार्जर कोन माइनस वैल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्मॉलर कोन माइनस वैल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिलेंडर अपान में वैल्यूम ऑफ लार्जर कोन माइनस स्मॉलर कोन एंड माइनस आपका सिलेंडर वैल्यू। तो इस तरीके से जो है आपको वैल्यूज पुट करेंगे। 9.4 सेंटीमीटर आपको जो रिक्वायर्ड सेक्शन था उसका आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा। आइए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पे मूव करेंगे, दैट इज सिंपल मशीन्स। फिर एक आपको यहाँ पे दिया गया है, फिगर दिया गया है, कह रहा है कि दर्शाई गई समतल सतह, समतल मतलब कि एक प्लेन पे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको सेंट्रॉयड निकालना होगा ना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वहाँ पे वैल्यूम इन्वॉल्व था, यहाँ पे वैल्यूम इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे एरिया इन्वॉल्व है, ठीक है। तो कह रहा है कि दी गई समतल सतह के शेष भाग का परिकेंद्र ज्ञात करिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें डायग्राम की, एक तरीके से आपको ये कंप्लीट, अगर आप कंप्लीट डायग्राम को देखें विदाउट जो आपका पार्ट रिमूव किया गया है उसको हटा के, तो यहाँ पे आपको दिया गया है यहाँ पे एक तरीके से आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखते हैं किस तरीके से कौन कौन सा एरिया हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो हमें रिक्वायर्ड शेप का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक तरीके से आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, अब इस रेक्टेंगल में अगर बात करें, ये आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये आपका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से जरा 2 सेंटीमीटर के बाद से, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के बाद से कुछ एरिया जो है ट्रायंगुलर फॉर्म में रिमूव हुई है, ठीक है। कैसे बात करते हैं, तो ये सेंटर लाइन से इस तरीके से जो है
ये एरिया आपकी रिमूव कर दी गई है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर, इस अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है, सेंटर एक्सिस है, इससे 1 सेंटीमीटर रेडियस का ये एरिया रिमूव्ड है, ठीक है। तो यानी कि जो हैच कर रहे हैं, ठीक है, ये एरिया आपकी हटा दी गई है, ये वाली एरिया और ये वाली एरिया आपकी इस रेक्टेंगल से रिमूव कर दी गई है। अब रिमेन पार्ट का आपको सीजी बताना है। चलिए, ठीक है। तो आपको उसके अलावा आपको एक और होल दिया हुआ है, ठीक है, जिसका आपको डायामीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर, वो 0.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उसकी पोजीशन कहाँ पे है ये भी बताया हुआ है। इस एक्सिस से 4 सेंटीमीटर पे, और जो ऊपर वाली एज है वहां से 1 सेंटीमीटर पे। ये आपका 1 सेमी है, और यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे एक आपको होल दिया गया है 0.4 सेंटीमीटर डाया का यहाँ पे। तो यानी कि जो रिमूव्ड एरिया है आपकी 3 हो गई। एक तो हो गया आपका सेमी सर्कल, एक सर्कल 0.4 सेंटीमीटर डाया का, और ये प्लस ये एरिया जो ट्रायंगुलर फॉर्म में है। तो अगर यहाँ पे हम सीजी की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, देखिए अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये जो आपको ट्रायंगल की हाइट दी हुई है, ये वाली हाइट ये आपको दी गई है 22 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 2 दिया हुआ है। तो अगर आपको ट्रायंगल की हाइट पता है, बेस पता है, तो एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। अगर हम इसे जो कंप्लीट आपका रेक्टेंगल है उसे 1 माने, ट्रायंगल को 2 माने, और सेमी सर्कल को 3 माने, जो आपका स्मॉल सर्कल है उसे हम 4 माने, ठीक है। तो अब बात करें कंप्लीट आपके रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल को हमने 1 माना है, तो इस तरीके से जो आपका एरिया 1 होगा वो आपको मिल जाएगा 8 इंटू 4 दैट इज 32, है ना। बेस इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो आपको लंबाई 8 दिया हुआ है और चौड़ाई आपको 4 दिया हुआ है, तो टोटल एरिया आपको 32 मिल जाएगा। ये तो आपको और कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया मिल गया। अब इसी की सीजी की बात करेंगे, तो सीजी भी जस्ट हाफ पे होता है ना। तो यहां से आप अगर आप बात करेंगे, मान लीजिए आप एक्सिस जो है यहाँ पे मान रहे हैं, ठीक है। जस्ट अगर आप सिमेट्री की बात करेंगे तो ये दोनों साइड से आपको सिमेट्रिक मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपके बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो हमने पहले देखा था फार्मूला वहां से सॉल्व किया हुआ है। आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, टेबल ऑफ फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट
जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन को करते आ रहे हैं उस बेस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको एरिया 1 इंटू इसका CG निकालना है। तो अगर आप एक्स एक्सिस इस तरीके से मान रहे हैं तो यहाँ से CG आपका क्या हो जाएगा, टोटल जो आपका वाई एक्सिस के अबाउट होगा वो तो इसी पे लाई करेगा, क्योंकि वाई के अबाउट हमने सिमेट्री ले ली है। अगर आप इसी एक्स को यहाँ पे प्लेस कर दें, यहाँ पे, तो आपका CG 0 हो जाएगा दोनों ही केस में, ठीक है, वाई के अबाउट भी और एक्स के अबाउट भी। इसी तरीके से अगर हम इसी को मान के चल रहे हैं x, तो अब बात करें CG की, तो x के अबाउट आपको CG मिलेगा, y के अबाउट आपका CG 0 हो जाएगा। तो x के अबाउट क्या होगा, जस्ट हाफ, यानी कि 4 सेंटीमीटर का हाफ कर देंगे तो आपको 2 सेंटीमीटर पे मिलेगा, ठीक है। और फिर इसी तरीके से एरिया 2 यानी कि इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो बेस इंटू हाइट, बेस आपका 4 सेंटीमीटर है और हाइट आपको 2 दिया हुआ है इंटू 1/2, तो 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 सेंटीमीटर आपका इसका एरिया ट्रायंगल का मिल जाएगा। और इसका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे तो जो ट्रायंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो कितने पे होती है, 1/3 पे, है ना, बेस से। तो 1/3 पे आप 1/3 हाइट कर देंगे तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगी। इसके अलावा इस सर्कल की बात करेंगे, अब देखिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन होगी वो हमको यहां से निकालनी है, इस एक्स एक्सिस से निकालनी है। तो यहां से जब आप देखेंगे तो इसी पे लाई कर रही होगी, है ना, ये जो इसकी हाइट है यानी कि 2 सेंटीमीटर आई थिंक दिया हुआ है ना, तो आपको जो पोजीशन मिलेगी वो यहाँ पे कहीं मिलेगी एक्स के अबाउट, ये आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसकी बात करेंगे तो ऊपर से आपका 1 सेंटीमीटर हाइट पे है, तो यहाँ से नीचे से जो आपका इसका सेंटर होगा वो 3 सेंटीमीटर पे हो जाएगा, सेंटर पे ही लाई करेगी सर्कल के। तो आप क्या करेंगे, कंप्लीट रेक्टेंगल में से सबको रिड्यूस कर देंगे, वही चीज यहाँ पे भी टेबल ऑफ फॉर्म में करके दिखाया गया है, ठीक है, एक्स और वाई के अबाउट। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपका कुछ नहीं, सबसे पहले इन्होंने अब देखिए यहाँ पे क्यों अलग आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप जो आप एक्सिस मान रहे हैं उसको आपने चेंज किया, आपका तुरंत जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल जाएगी। इन्होंने इस साइड पे लिया हुआ है, अगर यही मिडिल पोजीशन पे लेते तो शायद सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ और आती, क्योंकि तब ये रेफरेंस एक्सिस से हो जाती, इसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई कर रही है वो पता चलता, ठीक है। अभी यहाँ पे एक्स के अबाउट भी आएगा और वाई के अबाउट भी आएगा, और अगर हम मिडिल पोजीशन में ले लेंगे तो फिर अलग होगा। इन्होंने क्या किया है, एक्स की पोजीशन देखिए, अब एक्स से कितने दूर पे लाई कर रहा है सेंटर, तो एक्स के अगर एक्स से देखेंगे तो एक्स से 2/3 हाइट पे लाई करता है, ठीक है, यानी कि यहां से। इसी तरीके से अगर वाई की बात करेंगे तो ये आपका 2 सेंटीमीटर इसी एक्स से वाई डिस्टेंस पे हो जाएगा। उसके अलावा ए एक्स यानी कि एरिया इंटू एक्स करेंगे तो ये आएगा, इसको हमें घटाना ही घटाना है क्योंकि कंप्लीट रेक्टेंगल में से रिड्यूस करना है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लिख दिया है। इसी तरीके से एरिया इंटू वाई कर देंगे, फिर सेम चीज हम रेक्टेंगल के लिए अप्लाई करेंगे और सेम चीज। अब देखिए एरिया बात करें, जो आपका होल दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर, आर आपको 0.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके अलावा जो रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल का पोजीशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन की अगर बात करें तो देखिए एक्स से कहां पे लाई कर रहा है,
ये आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। वाई के अबाउट अगर बात करें तो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसी तरीके से यानी कि वाई से डिस्टेंस एक्स जो है वो 4 हो जाएगी, और एक्स से डिस्टेंस वाई आपकी कितनी हो जाएगी, 4 - 1 3 हो जाएगी। ठीक है। ए एक्स की बात करेंगे तो एरिया इंटू एक्स, यानी कि एरिया 0.125 है, इंटू 4 करेंगे तो ये आपको 0.5 मिलेगा। फिर ऐसे 0.1253 करेंगे तो आपको 3.375 मिलेगा। फिर सेमी सर्कल की बात करें तो एरिया आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। इसके अलावा अगर वाई से इसके डिस्टेंस की बात करें, टोटल 8 दिया हुआ है। अब अगर बात करें सेमी सर्कल की, जो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो बेस से 4r/3 पाई डिस्टेंस पे होती है, इस बेस से। ठीक है। और बेस तक की आपकी जो डिस्टेंस है 8 है, तो 8 - 4r/3 पाई कर देंगे तो आपको यहां से वाई एक्सिस से आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर यहां से बात करें एक्स से, तो ये तो बेस क्या नाम है आपका, सेंटर पॉइंट पे है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, उसी पे लाई कर रहा है सेमी सर्कल का सेंटर, तो वो तो 2 आपको दिया ही हुआ है। ठीक है। अब समेशन ऑफ ए एक्स और समेशन ऑफ ए वाई निकाल लेंगे। अब एक्स बार जब बात आएगी तो समेशन ऑफ ए एक्स बाई एरिया कर देंगे और आपको एक्स बार मिल जाएगा, और वाई बार की बात करें तो समेशन ऑफ ए वाई बाई एरिया कर देंगे। अब देखिए ए वाई या ए एक्स का समेशन किस प्रकार से करेंगे, विथ साइन कन्वेंशन करेंगे, है ना। जैसे कि ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस 128 में से 2.67, 0.5 और 11.88 ये तीनों जो है रिड्यूस कर देंगे तो हमें टोटल 112.95 मिलेगा। ठीक है। अब इसी तरीके से एरिया, तो एरिया आपको कितना मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा 26.305। ये टोटल आपको एरिया मिलेगा विद शाइन। ठीक है। यहाँ पे भी समीशन इनको लगाना चाहिए, क्योंकि हम टोटल एरिया का भी बीजगणितीय योग ले रहे हैं। ये एरिया ट्रायंगल की रिड्यूस हो रही है, रेक्टेंगल की जो है पॉजिटिव लेंगे, इसलिए क्योंकि इसी में से इसको हम घटा रहे हैं। फिर जो होल है इसका एरिया रिड्यूस करेंगे और सेमी सर्कल का एरिया रिड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्वेश्चंस को आप वेरियस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप सेंट्रल एक्सिस कहाँ से ले रहे हो, या रेफरेंस एक्सिस जो है वो कहाँ पे मान रहे हो। टेबल फॉर्म में भी कर सकते हैं, और जो है डायरेक्ट मेथड से क्या नाम है, डायरेक्ट फिगर को डिफरेंट स्मॉल फिगर्स में डिवाइड करके वहां से भी रिड्यूस या ऐड करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज और नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 5। अगर आपको इस यूनिट में किसी को भी कोई दिक्कत होगी तो आप बेझिझक अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो आइए कुछ और क्या नाम है फिगर्स के कुछ सेक्शंस के आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कितनी होती है एक चार्ट के थ्रू आपको बता देते हैं। और आपको ये अगर आप चाहें तो मेमोराइज भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट याद रहे। जैसे कि आपका सिलेंडर का मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप एक्सिस मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मिडिल पे, तो आपका क्या हो जाएगा, सेंटर पे ही रहेगा। अगर आप बेस पे मान रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, तो h/2 हो जाएगा। इसके अलावा बात करें स्फीयर का, अगर आप सेंटर पे मान रहे हैं तो आपको पता ही है कुछ नहीं होगा, मतलब 0 होगा। सेम चीज अगर सेमी स्फीयर की बात करेंगे तो इसके बेस से 3r/8 पोजीशन पे होता है। ठीक है। शंकु का h/4 पे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। उसकी बात करें एरिया, तो एरिया 1/3 πr² h। उसके बाद 4/3 πr³ एरिया होता है आपका कंप्लीट स्फीयर का, और हेमी स्फीयर का हो जाएगा आपका 2/3 πr³। उसके
उसके अलावा नेक्स्ट बात करें रेक्टेंगल का, जैसे कि मैंने बताया अगर आप सेंटर पे मान रहे हैं तो आपका जो एक्सिस अगर आप सेंटर पे मान रहे हैं तो 0 0 होगा, लेकिन अगर आप साइड में मान रहे हैं तो इस पोजीशन से अगर आप यहाँ पे मान रहे हैं सॉरी, अगर आप यहाँ पे मान रहे हैं मतलब कि जहाँ पे आपका लंबाई और चौड़ाई का मीटिंग पॉइंट है, अगर यहाँ से मानेंगे तो यहाँ से आपकी चौड़ाई का हाफ और हाइट का हाफ, और टोटल एरिया क्या हो जाएगा, चौड़ाई इंटू ये यानी कि b इंटू एच। इसी तरीके से अगर ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल में बेस से 1/3 हाइट पे होता है, जो भी आपकी ट्रायंगल की हाइट होगी उससे 1/3 पे, या आप कह लीजिए अगर इसको बेस मान रहे हैं मतलब कि इसको हॉरिजॉन्टल मान रहे हैं तो यहाँ पे b/3 पे। सर्कल का सेंटर पे ही होता है, या आप अगर नीचे मान रहे हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस पोजीशन पे मान रहे हैं तो यहाँ से आपका r और r डिस्टेंस पे होगा। एरिया ट्रायंगल का आपको पता ही है, हाफ बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये कुछ फिगर्स थे। उसके अलावा आपका सेमी सर्कल है, देखिए वहां पे हेमी स्फीयर था, यहाँ पे सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का क्या होता है 4r/3π। अब देखिए वो क्या था, हमारा 3D ऑब्जेक्ट था, तो 3D ऑब्जेक्ट में अलग होगा और यहाँ पे अलग होगा। वहां 3r/8 था, यहाँ पे क्या है 4r/3π। ये सर्कल की बात कर रहे हैं, वहां पे क्या था स्फीयर था, वो 3D ऑब्जेक्ट था, और ये क्या है प्लेन ऑब्जेक्ट है, प्लेन आकृति है या कह लीजिए डायग्राम है। एरिया स्फीयर का सर्कल का आपको पता है πr², तो यहाँ पे πr²/2 हो जाएगा। अब अगर आप एक्सिस ले रहे हैं, जो आप रेफरेंस एक्सिस मान रहे हैं वो इस पोजीशन में मान रहे हैं, तो x के अबाउट आपका ये हो जाएगा 4r/3π, और y के अबाउट आपका y से r डिस्टेंस पे है ना, क्योंकि 2r इसका क्या हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा, तो r डिस्टेंस पे सेंटर एक्सिस पास करेगी उस केस में। अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं, तो अगर आप सेंटर से ही पास करा रहे हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद क्वार्टर सर्कल है, उसके केस में आइए देखते हैं। तो क्वार्टर सर्कल में आपको पता है अगर आप यहाँ पे बेस मान रहे हैं और यहाँ पे मान रहे हैं तो 4r/3π इधर से भी होगा, 4r/3π इधर से भी होगा, दोनों जो है x और y के अबाउट जो है आपको 4r/3π ही मिलेगा। उसके अलावा बात करें हम ट्रिपोजियम की, या जिसको आप समलम चतुर्भुज बोलते हैं। अब ट्रिपोजियम की बात करें तो मान लीजिए जो ट्रिपोजियम की पैरेलल जो साइड्स हैं वो बड़ी साइड हमारी बी है और छोटी साइड ए है, तो अगर हम एरिया की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बड़ी साइड प्लस छोटी साइड इंटू जो उसकी वर्टिकल हाइट होगी /2, h/2 बड़ी साइड प्लस छोटी साइड, ये हमारा एरिया हो जाएगा। अब अगर हम बात करें y एक्सिस के अबाउट, यानी कि अगर हम एक्सिस यहाँ से मान रहे हैं तो y इसके यहाँ से मान रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से मानेंगे तो y पे ही लाई करेगा, क्योंकि y के अबाउट आपको सिमेट्री मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप x बार की बात करें तो x बार आपको कहाँ से मिलेगा y के अबाउट यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a²b² प्लस ab/3a+b। और अगर आप यही चीज y बार की बात करेंगे यानी कि x के अबाउट, तो y बार आपको मिलेगा 2a यानी कि स्मॉलर साइड का ट्वाइस प्लस लार्जर साइड अपॉन समीशन ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर साइड इनटू वर्टिकल हाइट /3। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन को घुमा सकता है, या डायरेक्ट आपको अगर दे दिया
तो आप फंस जाएंगे। तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि वहाँ पे आप चल के ड्राइव कर सकें। तो इसीलिए आपको ये दिया हुआ है कि आप याद कर सकें। चलिए नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज सिंपल मशीन्स। तो अगर हम बात करें सिंपल मशीन्स की, तो आपको पता है मशीन एक तरीके से एक डिवाइस होती है जो कि जो भी अवेलेबल, यानी कि हमारे पास जो उपलब्ध ऊर्जा होती है कोई किसी भी फॉर्म में हो, उस ऊर्जा को क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल कन्वर्ट कर देती है, बदल देती है। ठीक है, जिससे कि हम जो है यांत्रिक कार्य कर सकें, एफर्ट को आसान बना देती है। तो जो भी हमारे पास किसी फॉर्म में अगर एनर्जी है, उस एनर्जी को अगर वो यांत्रिक या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे कोई डिवाइस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मशीन बोलेंगे। अब अगर बात करें तो जितने भी आपके पास आपकी सराउंडिंग में जितने भी अवेलेबल मशीनें हैं, ये सारी की सारी मशीनें क्या हैं, एक तरीके से इस आपके डिफिनीशन को सर्टिफाई करती। कैसे, चलिए बात करते हैं। आपके पास बाइक है, आपके पास कार है, या मोटर व्हीकल है, या मान लीजिए आपके पास चारा काटने वाली हर पर्टिकुलर घर में होगी। जो भी आपके ग्रामीण इलाके से आप लोग बिलोंग कर रहे होंगे, तो आपको सबको पता होगा चारा काटने वाली मशीन है। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो एक तरीके से जो हमारे पास हमारी एनर्जी होती है, हमारे पास जो हमारे बॉडी की एनर्जी होती है, उस एनर्जी को क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके, और उससे क्या होता है, एफर्ट को हम आसानी से लगाते हैं और हमारा चारा कट जाता है। तो वो भी एक तरीके से क्या है, मशीन है। तो मशीन का कार्य क्या होता है कि जो भी अवेलेबल, जिस फॉर्म में भी अवेलेबल एनर्जी है, उसको इस्तेमाल करे, इस्तेमाल करके क्या करे, उसे यांत्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, जिससे कि एफर्ट हमारे लेस एफर्ट में कार्य जो है आसानी से हो सके, मैकेनिकल वर्क हो सके। अब अगर बात करें हम बाइक की या किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल की, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप पेट्रोल देते हो, आप कोई भी फ्यूल देते हो, आप पेट्रोल देते हो, आप गैस देते हो, या आप डीजल देते हो, कोई भी फ्यूल आपने दिया। अब उस फ्यूल के पास कौन सी एनर्जी है, उस फ्यूल के पास आपकी केमिकल एनर्जी है ना, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो केमिकली बॉन्डेड हैं। तो फ्यूल के पास क्या है, केमिकल एनर्जी है। अब केमिकल एनर्जी को क्या करेगा, जब वो कंबशन होगा, वो फ्यूल जलेगा, तो उससे हीट एनर्जी निकलेगी। उस हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, जो व्हीकल्स होती हैं, जो मशीन्स होती हैं, है ना, वो पिस्टन को वो हीट एनर्जी मूव कराती है, पिस्टन के ऊपर फोर्स डालती है। तो जब पिस्टन के ऊपर जो आपका थ्रस्ट होगा या हीट क्या नाम है, फ्यूल आपका बर्न होगा, हीट एनर्जी जनरेट होगी, वो प्रेशर डालेगी, वो पिस्टन क्या करेगा, आपके शाफ्ट को रोटेट कराएगा। ठीक है, और वो चीज क्या होगी, आपके व्हील्स पे सेम वही पावर जो है, रोटेशनल पावर ट्रांसमिट हो जाएगी, आपकी व्हील्स मूव करेगी, आपकी गाड़ी आगे तरफ चलने लगेगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर हम मशीन की बात करें, तो मशीन हमारे काम को आसान करती है, इजी करती है। जो भी अवेलेबल एनर्जी होती है उसका इस्तेमाल करके, उस अवेलेबल एनर्जी को यूज करके, और
उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। मशीन का इतना सा ही काम होता है। ठीक है, अगर हम ब्रीफ में डिस्कस करें, अब अगर हम मशीन की बात करें या इसके टाइप की बात करें, कौन कौन सी मशीनें पाई जाती हैं। बेसिकली देखिए, अभी अगर हम यहाँ पे बात करें तो किसी भी लोड को उठाने के लिए जो आपकी सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स होती हैं, कर लीजिए उनके बारे में कि हम कितने लेस एफर्ट में किस तरीके से किसी लोड को लगा सकते हैं, उठा सकते हैं आसानी से। उन मशीन्स के बारे में, सिंपल मशीन्स के बारे में हमें यहाँ पे इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका स्क्रू जैक हो गया या आपकी पुली हो गई। अब आप सोचिए, अगर हमारे पुली ना हो, हमको किसी लोड को बहुत ऊपर उठाना है, कितना ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन पुली क्या करती है, हमारे काम को आसान बना देती है। स्क्रू जैक देखिए, कितने भारी से भारी आपका ट्रक रहता है, नीचे आपके स्क्रू जैक लगाया, वो सारा वेट ट्रक का उसके ऊपर है और आप आसानी से रोटेट कराएंगे, वो ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा। तो यानी कि क्या करता है, वो आपके एफर्ट को मल्टीप्लाई कर देता है, बढ़ा देता है, कई गुना बढ़ा देता है, मैग्नीफाई कर देता है। तो एक तरीके से मशीन क्या होती है, हमारे काम को आसान बना देती है। लेस एफर्ट में ही हम जो है वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं, रिक्वायर्ड वर्क को कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करेंगे कि मशीन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो बेसिकली अगर बात करें तो एक होता है जो कार्य को करने वाला भाग या अंग कह लीजिए, है ना। मतलब कि ऐसा पार्ट जो हमारी रिक्वायर्ड एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल या मशीन कॉन्फ़िगरेशन, है ना। मशीन कॉन्फ़िगरेशन में उसका वो पार्ट जो रिक्वायर्ड वर्क को परफॉर्म करेगा, लोड को उठाएगा, तो वो हो गया हमारा मशीन का कार्यकारी भाग। उसके अलावा जहां पे हम फोर्स लगाएंगे वो एक पॉइंट हो गया। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम, जैसे कि आप एक तराजू लेते हैं, तो आप तराजू को क्या करते हैं, पीछे उठा लेते हैं, एक साइड लोड होता है, दूसरी साइड आप वेट रख के बैलेंस कर लेते हैं। तो जहां से आप उठाते हैं वहां पे आप क्या कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जो बीच वाला पोर्शन होता है उसको बोलेंगे प्रयास बिंदु, जहां पे हम फोर्स को लगा रहे हैं। या आप कोई भी बोझा ढोने वाली कोई क्या नाम है मशीन रख लीजिए, या कूड़ा ढूंढने वाली जो आपकी मशीन है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उस गाड़ी को आप आगे की तरफ ढकेलते हैं ना, तो उसके हत्थे पे आप लोड लगा रहे हैं, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका एफर्ट पॉइंट हो गया या प्रयास बिंदु हो गया। ठीक है, और काम कौन सा अंग कर रहा है, काम आपका व्हील कर रहा है। व्हील तो आगे की तरफ घूम रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो व्हील आपका क्या हो गया, ये आपका कार्यकारी अंग हो गया या परफॉर्मिंग पार्ट हो गया। और एफर्ट यहाँ पे लगा रहे हैं वो आपका हत्था हो गया। उसके अलावा जहां पे हमको जो वर्क है वो गेन हो रहा है, हमको वर्क गेन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्य या उपयोगी उपयोगी प्राप्त करने वाला बिंदु। यानी कि जहां पे हमको रिजल्ट मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, वर्क मिल रहा है। जैसे आपने गाड़ी पे लगाया, तो गाड़ी पे एफर्ट कहाँ पे लगेगा, एफर्ट आपने लगाया वो लगेगा पिस्टन पे, है ना, प्रयास। वहां पे जो फ्यूल है वो थ्रस्ट या पावर जनरेट कर रहा है, वो आपके व्हील्स पे आ रहा है। तो व्हील्स पे क्या हो रहा है, व्हील्स आपकी घूम रही है, तो कार्य प्राप्त करने वाला बिंदु क्या हो गया, आपका व्हील हो गया। यहाँ पे आपको मिल रही है जो भी पावर जनरेट हो रही है। अब अगर बात करेंगे टाइप्स ऑफ मशीन की, या कह लीजिए मशीन के प्रकार की, तो बेसिकली मशीन जो है आपकी, एक तो होती है सिंपल मशीन या सामान्य, जिसका कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी इजी हो, या आपके लिए जो उसका विन्यास होता है या उसके जो मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, तो सिंपल मशीन में हमारा क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इसमें क्या होता है कि एक एफर्ट पॉइंट होता है जहाँ पे हम जो भी एफर्ट हमें लगाना होता है उसको हम उस पॉइंट पे अप्लाई करते हैं। और दूसरा क्या होता है, आपका,
जो भी हमें क्या नाम है यूजफुल वर्क हमें गेन होता है जिस पॉइंट पे, यानी कि आउटपुट जहाँ पे मिलता है, या कह लीजिए जहाँ पे आपको लोड जो है वो हम कैरी करते हैं, उठाते हैं। ठीक है, तो मतलब कि इसका टोटली जो कॉन्फ़िगरेशन होता है काफ़ी आसान सा होता है। एक जगह आप एफर्ट लगाएंगे, दूसरी जगह आपको आउटपुट मिल जाएगा। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा जो है आपको क्या नाम है पार्ट नहीं मिलेंगे। तो ऐसी मशीन्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्रू, जैसे कि क्या नाम है आपका, ऐसी मशीन को हम क्या बोलेंगे, सिंपल मशीन या सरल मशीन है। अब जैसे आपका क्या हो गया, लीवर हो गया, या स्क्रू जैक हो गया, या स्क्रू हो गया सिंपल। स्क्रू को आप क्या करते हैं, ऊपर से अपने रोटेशनल मोशन दिया, नीचे पोर्शन पे वो क्या करेगा, पेज को घुमा देगा। ठीक है, या आपका लीवर हो गया, लीवर को आपने प्रेस किया, वो क्या करेगा, सेम आपका एफर्ट मैग्नीफाई करके, ठीक है, दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर कर देगा। एफर्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आलम्ब भुजा होगी आपकी वो बढ़ जाएगी, बड़ी होगी, तो कम एफर्ट में आप ज़्यादा लोड को उठा पाएंगे। तो सिंपल मशीन्स जो होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है आपका कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, बहुत ज़्यादा पार्ट्स नहीं होते हैं। एक जिस पे आप एफर्ट को अप्लाई करते हैं, और दूसरी जगह जहाँ आप वर्क गेन करते हैं उस एफर्ट के थ्रू। उसके अलावा बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट होती है आपकी कंपाउंड मशीन या संयुक्त मशीन। अब इसमें क्या होता है कि जो एफर्ट लगाने वाले पॉइंट्स होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पे एफर्ट लगाएंगे तभी आपको आउटपुट मिलेगा। एक से अधिक पॉइंट पे आप एफर्ट को लगा सकते हैं, तथा आपको जो लोड उठाने वाला मतलब लोड को बेयर करने वाला पॉइंट मिलेगा, जहाँ पे आपको उस एफर्ट के थ्रू आउटपुट मिलेगा, वो भी कई पॉइंट से आप आउटपुट ले सकते हैं। तो इसका क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट होता है, कई पार्ट्स होते हैं ना, कई मैकेनिज्म होती हैं। उन मैकेनिज्म के थ्रू जो है हम कई मल्टीपल पॉइंट पे लोड को अप्लाई करके लोड को उठा सकते हैं, एफर्ट को अप्लाई करके। एक से अधिक क्या नाम है आपके एफर्ट पॉइंट होंगे, और एक से अधिक आपके लोडिंग पॉइंट होंगे। थोड़ी सी इनकी जो क्या नाम है कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कॉम्प्लेक्स होती है। एक से अधिक आपके परफॉर्मिंग मेंबर्स होते हैं, या कह लीजिए आपके पार्ट्स होते हैं। तो ऐसी मशीनों को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड मशीन। अब जैसे आपके लैब में रखी हुई लेथ मशीन हो गई, या ड्रिलिंग मशीन क्या नाम है मिलिंग मशीन हो गई, शेपर हो गया, प्लेनर हो गया, ये सारी मशीनें जो हैं ये कई जो है मल्टीपल क्या नाम है मैकेनिज्म के थ्रू और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मिलके बनी होती हैं। तो इन मशीनों को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड मशीन या संयुक्त मशीनें कहते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आपको लग गया होगा कि हमें इस यूनिट में सिंपल मशीन्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। टोटली हमको बस जो आपके डेली लाइफ में यूज़ होने वाली, प्रैक्टिकली यूज़ होने वाली सिंपल मशीनें हैं, सरल मशीनें हैं, जहाँ पे ज़्यादा आपको पार्ट्स या मैकेनिकल कॉन्फ़िगरेशन देखने को नहीं मिलता है, मतलब कि एक से अधिक कंपोनेंट वहाँ पे नहीं इन्वॉल्व होते हैं। सिंपली एक आपका लोडिंग पॉइंट होता है, और दूसरा आपका एफर्ट पॉइंट होता है। उसके अलावा ज़्यादा आपको मैकेनिकल कॉन्फ़िगरेशन देखने को नहीं मिलता है। तो इन्हीं मशीन्स के बारे में इस यूनिट में हमें डिस्कस करना है, और इसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखना है। तो अभी के लिए हम जो है इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। अब रिमेन टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।